pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today I will discuss bumper MCQ 5. CCS Conduct Rules 1964, 17 MCQs I will discuss, and in this part also I will discuss Rule 15 and Rule 15A. Clear? So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So I do not want to waste more time. Today I will discuss Rule 15 and Rule 15A and with explanation, and also I will discuss 15 MCQs related to the CCS Conduct Rules 1964. See, Rule 15, it is related to the private trade और एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इसको रिमेंबर करना है. रूल 15 जो है प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, इस रूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सो रूल 15 सबसेक्शन 1, नो जीएस, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए. विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, clear, right, means the concerned employee cannot proceed. So हम देखेंगे फर्स्ट वन, एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस. डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ट्रेड और बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता विदाउट प्रीवियस. आपको यहाँ पर याद रखना है प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरत है. प्रीवियस सैंक्शन नहीं है, प्रीवियस सैंक्शन और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो आप उसमें एंगेज नहीं हो सकते इन ट्रेड और बिजनेस. फोकस करना है. नेगोशिएट फॉर और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगोशिएट नहीं करना है और अंडरटेक नहीं करना है. ओके, सो एनी एम्प्लॉई कैन नॉट नेगोशिएट विथ एनी अदर एम्प्लॉयमेंट और कैन नॉट अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट. राइट, समझ में आ गया. नेक्स्ट वन, होल्ड एन इलेक्टिव ऑफिस or canvass for a candidate or candidates for an elective office in any body whether incorporated or not. आप कोई भी एम्प्लॉई इलेक्टिव ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता. कोई कैंडिडेट के लिए, कोई कैंडिडेट को कोई बेसिकली चाहे एनी अदर केस में सपोज कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करना है और कैंडिडेट्स फॉर एन इलेक्टिव ऑफिस इन एनी बडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्टिव ऑफिस. चाहे कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, आप उसमें सपोज साइंटिफिक लिटरेरी एक्टिविटीज़ को प्रोसीड कर सकते हो. उसका प्रमोशन के लिए आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो, मगर वहाँ पर बिना विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आप कोई इलेक्टिव पोस्ट आप एक्वायर नहीं कर सकते. ठीक है. और कोई भी इलेक्शन जो हो रहा है अदर बॉडीज़ में, आप कोई कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. चलो नेक्स्ट वन, canvass in support of any business of insurance agency, commission agency, etc. owned or managed by any member of his family. सपोज आपका कोई फैमिली मेम्बर कोई कमीशन एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इंश्योरेंस एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इस केस में आपका फैमिली मेम्बर को सपोर्ट नहीं करना है. ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ, गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है तो आप सपोर्ट करोगे, और विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट सपोर्ट टू एनी फैमिली मेम्बर अटैच विथ कमीशन एजेंसी और इंश्योरेंस एजेंसी. नेक्स्ट वन, टेक पार्ट एक्सेप्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक or other company registered or required to be registered under the Companies Act 1956 or any other law for the time being in force or of any cooperative society for commercial purposes. So इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. टेक पार्ट एक्सेप्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और एनी कंपनी और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कमर्शियल पर्पजेस. आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ, ऑफिशियल ड्यूटीज़, आपका ऑफिशियल ड्यूटीज़ परमिशन दे रहा है
तो आप चाहे रजिस्ट्रेशन हो, प्रमोशन हो, मैनेजमेंट हो ऑफ एनी बैंक, एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कमर्शियल पर्पजेस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है, मगर विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और एनी कंपनी और पार्टिसिपेट इन एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कमर्शियल पर्पजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, participate in or associate himself in any manner in the making of a sponsored media program without permission of the government। आप कोई चाहे रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ए मीडिया प्रोग्राम कमीशन बाय गवर्नमेंट मीडिया बट प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट एजेंसी। कोई गवर्नमेंट मीडिया प्रोग्राम को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, मगर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट एजेंसी, तो इसमें भी बिना परमिशन, विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट you cannot involve in a media program commissioned by the government media but produced by private agency। Similarly, a private produced media program including video magazine, ऐसा कोई वीडियो मैगजीन है जो कोई प्राइवेट प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम है, उसमें भी विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैनॉट एंगेज योरसेल्फ। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया, मगर यहाँ पर दिया है provided that no previous permission shall be necessary in case where the government servant participates in a program produced or commissioned by government media in his official capacity। कोई आप ऑफिशियल ड्यूटी के हिसाब से, आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, आप मीडिया जो मीडिया प्रोग्राम बेसिकली कमीशनड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज ऑफिशियल कैपेसिटी आपको खुद को एंगेज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, राइट। ये सब चीज़ को देखना है। तो जो भी सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया, विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट द कंसर्न एम्प्लॉय कैन नॉट एंगेज और इन्वॉल्व इन सर्टन एक्टिविटीज, राइट। सबसेक्शन 2 में क्या है, इसमें नो परमिशन, गवर्नमेंट का परमिशन जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए। अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ सोशल और चैरिटेबल नेचर, कोई ऐसा सोशल वर्क है, कोई चैरिटेबल वर्क है, आप कोई कुछ ऑनररी वर्क आप सर्विस देना चाहते हो, तो उसमें कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है। ऑकेजनल वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक कैरेक्टर, कोई ऐसा वर्क है, ऑकेजनल वर्क है, इट इज़ रिलेटेड टू द लिटरेरी एक्टिविटीज़ की, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, कोई साइंटिफिक एक्टिविटीज़, तो इसमें कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एज एन आमेचर, आप खुद प्रोफेशनल के आकार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। आज प्रोफेशनल यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, आज आमेचर जस्ट यू पार्टिसिपेट। आप एक स्पोर्ट्स लवर हो तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करके गाइड कर सकते हो। आज प्रोफेशनल आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट आप ऑफ लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी, क्लब और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ लिटरेरी सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी, कोई क्लब है, कोई इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन, दो स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डील विथ लिटरेरी एक्टिविटीज़ की, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़। तो उनमें आपका रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट के लिए आप खुद को एंगेज कर सकते हो, मगर कोई इलेक्टिव ऑफिस वहाँ पर आप होल्ड नहीं करोगे। ऐसा कोई आपका कोई पोस्ट वहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर दिया है, देखिए, नॉट इन्वॉल्विंग द होल्डिंग ऑफ एन इलेक्टिव ऑफिस, कोई इलेक्टिव पोस्ट आप नहीं लेना है। ओनली आपका काम क्या है, जो लिटरेरी क्लब है कि लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, कि साइंटिफिक क्लब है कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, कि चैरिटेबल सोसाइटी है, उनका कैसे प्रमोशन होगा, मैनेजमेंट होगा और रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, मगर कोई इलेक्टिव पोस्ट आप होल्ड नहीं कर सकते। ओके, द एम और ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच रिलेट टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ on registered under the Societies Registration Act 1860 और any other law for the time being। तो आप वहाँ पर क्या है, ये सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर आप स्पोर्ट्स की, कल्चर की, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट कर सकते हो अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, मगर कोई आप इलेक्टिव पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मगर यहाँ पर ध्यान देना है, दो स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्लब मेनली डील विथ लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल। ओके, कोई सोसाइटी चैरिटेबल सोसाइटी है, वहाँ पर आप इट मीन्स कैसे रजिस्ट्रेशन की, उसका मैनेजमेंट है कि उसका प्रमोशन के लिए आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट वन, टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट पे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मगर कोई इलेक्टिव पोस्ट नहीं। ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको कोई इलेक्टिव पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। इलेक्टिव पोस्ट के लिए आपको प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का चाहिए, मगर इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रमोशन है, मैनेजमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए नहीं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप ये काम कर रहे हो फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, ये नहीं होगा। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन नहीं है, तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऐसा कोई इलेक्टिव पोस्ट वहाँ पर आप होल्ड नहीं करोगे, और फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ पर याद रखना है कि सपोज आप टेकिंग पार्ट इन ऑल दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट नॉट फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, ओनली for the benefit of the government servants, you can participate for registration, promotion और management of the cooperative society। और यहाँ पर provided that जब गवर्नमेंट चाहेगा वो ये जो एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, चाहे जो चैरिटेबल की एनी क्लब ऑर्गेनाइजेशन में आप लिटरेरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, कि साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, कि यहाँ पर बेसिकली आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और प्रमोशन के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बेनिफिट देगा, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मगर जब गवर्नमेंट उसको डिसकंटिन्यू बोल देगा, सपोज गवर्नमेंट वांट टू डिसकंटिन्यू दिस एक्टिविटी, देन यू मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली, यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये वही दिया है, प्रोवाइडेड दैट ही शैल डिसकंटिन्यू टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटीज सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल देता है कि नहीं, ये एक्टिविटीज से आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो इमीडिएटली यू मस्ट क्विट, ओके, दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट वन, यदि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यदि आप इस तरीके का एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको परमिशन मिल जाता है, तो आपको जब आप इसी तरीके का एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑफ इस टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटी आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। चाहे आप कोई लिटरेरी क्लब, कोई लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई चैरिटेबल सोसाइटी में आप टेकिंग पार्ट कर रहे हो, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है, कि प्रमोशन है, कि मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व हो जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बेनिफिट है, तो इस केस में तो परमिशन मिल जाता है। मगर जब इस तरीके का एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहोगे ना, तो जिस डेट में आप इन्वॉल्व रहोगे, विद इन 1 मंथ आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 1 मंथ, इसको मैं अंडरलाइन कर दिया, विद इन 1 मंथ आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और 15(3) में आ गया, बेसिकली 15(3) है, रूल 15 सबसेक्शन 3, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एंगेज्ड इन ए ट्रेड और बिजनेस और ओन्स और मैनेजेस एन इंश्योरेंस एजेंसी और कमीशन एजेंसी। ओके, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फैमिली मेंबर यदि ट्रेड और बिजनेस में एंगेज होता है और खुद बेसिकली ओन और मैनेज इन इंश्योरेंस एजेंसी और कमीशन एजेंसी, तो इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको रिमेंबर करना है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट व्हेन एनी फैमिली मेंबर engage in trade or business or own any insurance agency or commission, then immediately the concerned employee must report to the government, right? ये बेसिकली 15(3) है, ओके, 15 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट 15(4) का बात आएगा, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सेप्ट एनी फी फॉर एनी वर्क। आप देखिए यहाँ पर एक फंडामेंटल रूल देखिए 9, इसका सबसेक्शन देख लीजिए 6A में फी के ऊपर डिस्कस किया गया है, इसको याद रखिए, ओके। फंडामेंटल रूल 9 FR 9, उसका सबसेक्शन है 6A, देखिए रूल 9 का सबसेक्शन 6A देखिए, फी के ऊपर है। तो मैं क्यों बताया, यहाँ पर आप नो गवर्नमेंट सर्वेंट may accept any fee for any work done by him for any private or public body। आप कोई प्राइवेट बॉडी में काम कर रहे हो कि पब्लिक बॉडी में काम कर रहे हो, काम करके कोई फी एक्सेप्ट करना ये नहीं है, ये बेसिकली ब्रीच द रूल ऑफ द CCS कंडक्ट रूल। और एनी प्राइवेट पर्सन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, आप कोई
without sanction of the competent authority or prescribed authority, you cannot accept you cannot accept fee from any private body or public body if you do some work. Okay, आप कोई काम कर दिया कोई प्राइवेट और पब्लिक बॉडी में और कोई प्राइवेट पर्सन के लिए, वो आपको कोई फ़ी दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे विदाउट सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट, और प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। और ये जो फ़ी के ऊपर मैं बताया, आप देखिए क्वेश्चन आता है फ़ी के ऊपर, आप देख लीजिए मेरा वीडियो में है फंडामेंटल रूल 9, उसका सब सेक्शन 6A में देखिए फ़ी के ऊपर है, राइट। अभी देखेंगे सैंक्शन नीडेड फॉर, कहाँ पर सैंक्शन ज़रूरत है। बिना गवर्नमेंट सैंक्शन से आप खुद को एंगेज और इन्वॉल्व नहीं कर सकते। पार्ट टाइम लेक्चरर, आप पार्ट टाइम लेक्चर के लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, बिना परमिशन से आप कोई पार्ट टाइम लेक्चर ड्यूटी नहीं कर सकते। रेमोनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वॉल्व हो और आपको रेमोनरेशन मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट परमिशन का ज़रूरत है, परमिशन चाहिए। कन्वर्सिंग इन सपोर्ट ऑफ द LIC और कमीशन एजेंसी एटसेट्रा ओन्ड और मैनेज बाई वाइफ और एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। सपोज आपका कोई फैमिली मेंबर और आपका वाइफ ओन्ड और मैनेज द LIC और कमीशन एजेंसी एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय यू, तो ये आप नहीं कर सकते। आपका वाइफ कि आपका कोई फैमिली मेंबर बेसिकली कोई LIC एक्टिविटी है, कोई कमीशन एजेंसी वर्क है, उनका ओनर है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो ये ब्रीच करेगा सीसीएस कंडक्ट रूल को, तो यहाँ पर भी सैंक्शन का ज़रूरत है, गवर्नमेंट सैंक्शन का ज़रूरत है। नेक्स्ट वन, कंपटीशन और सोशल इवेंट बाय प्राइवेट कंपनी टू प्रमोट बिजनेस। कोई प्राइवेट कंपनी उसका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोई कंपटीशन की सोशल इवेंट कर रहा है और अब वहाँ पर आप जाके पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये नहीं होगा, तो गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। विदाउट परमिशन you cannot participate in any competition or social event organized by private company to promote business, इसमें भी sanction चाहिए। prior sanction necessary for contesting or canvassing in elections to sports bodies, आप आज एन अमेचर आप स्पोर्ट्स बॉडीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, आप स्पोर्ट्स लवर हो तो आप वहाँ पर आज एन अमेचर आप इन्वॉल्व रहोगे, मगर वहाँ पर कोई इलेक्टिव पोस्ट, ओके, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो कोई स्पोर्ट्स बॉडी में, तो प्रायर सैंक्शन चाहिए। प्रायर सैंक्शन नेसेसरी फॉर कंटेस्टिंग और कन्वर्सिंग इन इलेक्शंस टू स्पोर्ट्स बॉडीज। समझ में, इस सब क्या है, प्रायर सैंक्शन चाहिए। और इसमें दे दिया कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आपको गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड, सपोज आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, इट मीन्स गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दिया कि आप स्पोर्ट्स बॉडी में कोई इलेक्टिव पोस्ट का पद ले सकते हो, तो इस केस में आपका जो इलेक्टिव ऑफिस में जो पोस्ट को होल्ड करना है वो बेसिकली 4 years और 1 term, विच एवर इज लेस, 4 years से ज़्यादा नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड इलेक्टिव ऑफिस इन स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन फॉर मोर देन 4 years और 1 term, विच एवर इज लेस, 4 साल से ज़्यादा और एक 1 term से ज़्यादा, ओके, आप इलेक्टिव ऑफिस कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन में होल्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, आप गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दिया, आप स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन में कोई इलेक्टिव पोस्ट आप होल्ड कर सकते हो, मगर वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होगा और 1 term फॉर मोर देन 4 years और 1 term विच एवर इज लेस, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार देख लीजिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड इलेक्टिव ऑफिस इन स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन फॉर मोर देन 4 years, 4 साल तक आप पोस्ट को होल्ड कर सकते हो स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन, उससे ज़्यादा नहीं, और 1 term के लिए, 1 term से ज़्यादा नहीं, राइट। नेक्स्ट वन, नेगोशिएशंस फॉर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट व्हाइल इन सर्विस, आप सर्विस में हो, आप अदर कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगोशिएट कर रहे हो, तो ये गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, बिना परमिशन से आप नहीं कर सकते, ओके। यू आर इन सर्विस एंड you should not negotiate for commercial employment without permission of the government, right। और नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर ये सब चीज़ में परमिशन मिल जाता है, वही दिया है परमिटेड बाय डिफॉल्ट, मीन्स आपको परमिशन मिल जाएगा। पार्ट टाइम एग्जामिनेशन पेपर सेटिंग, जो आप बेसिकली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पर कॉपी चेकिंग के लिए आप कॉपी चेकिंग करोगे, वहाँ पर आपको फी प्राप्त होता है, तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपको परमिशन मिल जाता है, और वो पार्ट टाइम है एग्जामिनेशन पेपर सेटिंग।
इसमें कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है, परमिशन मिल जाता है। चैरिटेबल मेडिकल प्रैक्टिशनर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में सपोज कोई डॉक्टर मेडिकल सर्विस दे रहा है कि मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन क्या है, आप एक बार एसोसिएशन का मेंबर हो सकते हो। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई सपोज उसके पास लॉ डिग्री है, वो बार एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है, मगर कोई लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है क्योंकि उसके पास लॉ डिग्री है उसके, ठीक है, तो आप बार एसोसिएशन का मेंबर हो सकते हो, मगर एडवोकेट के आकार में आप कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथिक प्रैक्टिस इवन द नॉट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इसके लिए कोई परमिशन मिल जाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज, कोई प्राइवेट कंपनीज गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन कर रहा है तो इसमें भी परमिशन मिल जाता है। ठीक है, राइट, तो ये सब ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स आफ्टर ऑफिस आवर्स नॉट ऑर्डिनरली टू बी अलाउड। आप कोई सपोज आपका ऑफिस आवर्स के बाद आप कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, वो एक्चुअली आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। ऑर्डिनरली गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स आफ्टर ऑफिस आवर्स नॉट ऑर्डिनरली टू बी अलाउड। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी परमिटेड टू एनरोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी परमिटेड टू एनरोल हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट। आप बार एसोसिएशन का मेंबर हो सकते हो बट शुड नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन द लीगल प्रोफेशन एज लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज इन गवर्नमेंट सर्विस। आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आप लीगल प्रोफेशन में आप खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आप मेंबरशिप ले सकते हो बार एसोसिएशन का, मगर वहाँ पर कोई आप लीगल इट मीन्स वर्क को आप बेसिकली प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी ऑब्टेन फॉर एनी ट्रैवल्स अब्रोड इन कनेक्शन विद द वर्क और अदर एक्टिविटीज ऑफ एनी स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन। आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन का कोई एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, आप अब्रोड जाना चाहते हो, तो प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रायर क्लियरेंस चाहिए। सपोज इफ यू गो टू अब्रोड फॉर प्रमोशन ऑफ एनी स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन, राइट। तो ये रूल 15 में पूरा डिस्कस किया, जो भी मैं डिस्कस किया उससे बाहर नहीं आएगा। आप देख लीजिए अच्छे से, इसको देख लीजिए, बाहर से यदि क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड में आएगा। तो बेसिकली रूल 15 था प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसका सबसेक्शन को याद रखना है। सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, उसका 4 सबसेक्शन से, और अदर कुछ कहाँ पर परमिशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, कहाँ पर आपको गवर्नमेंट का विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट प्रोसीड, गवर्नमेंट बिना परमिशन से आप प्रोसीड नहीं कर सकते, कहाँ पर परमिशन जरूरत नहीं है, कहाँ पर ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाता है। तो मैं पूरा डिस्कस किया। अभी 15A को चलेंगे। रूल 15A, नो सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, रिलेटेड टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन के ऊपर है। सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन नॉट परमिटेड। आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला है, आप इसको और किसको दे दिया, ये नहीं हो सकता। तो ये आपके ऊपर डिसिप्लिनरी, आप आपका क्वार्टर को और किसको दे देते हो तो इसमें आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा, और जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल होगा, और आपके ऊपर जो रूल 14 है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलेगा। जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील CCA रूल्स 1965 के आधार पर रूल 15 जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होता है चलेगा। तो आप किसी को सबलेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट अकोमोडेशन टू बी वैकेटेड। जो आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन को वैकेट करना है, जो टाइम लिमिट है विद इन टाइम लिमिट आपको वैकेट करना है। तो वही दिया है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन टू बी वैकेटेड within the time limit prescribed by allotting authority. An employee shall not sublet, lease or share the government accommodation allotted to him with any other person except with his family and immediate relations. तो आपका जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है आप किसको नहीं दे सकते, सबलेट नहीं कर सकते, किसको लीज के आकार में नहीं दे सकते, और किसके साथ शेयर भी नहीं कर सकते। मगर आपका जो फैमिली मेम्बर्स है, इमीडिएट रिलेशन है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। और अदर किसको लीज में देना, अदर किसके साथ शेयर करना, और इसको रेंट में दे देना, और किसको, ये अलाउ नहीं है। ओके, भाई दिया है एक्सेप्ट विथ फैमिली एंड इमीडिएट, आपका जो फैमिली मेंबर्स है, इमीडिएट रिलेशन है, ओके, उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, तो मगर और किसके साथ आपको किसको रेंट में दे देना और किसको लीज में दे देना, ये अलाउ नहीं है। नेक्स्ट वन, इमीडिएट रिलेशंस मीन्स यहाँ पर दे दिया। इमीडिएट रिलेशंस मीन्स सच एज ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, grandsons, granddaughters, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law and relations established by legal adoption। तो इनके साथ आप शेयर कर सकते हो आपका अकोमोडेशन, गवर्नमेंट अकोमोडेशन आप शेयर कर सकते हो।
right? The alert shall furnish to the Directorate of Estate full particulars of his family under immediate relation. आप जो डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट को आप अलर्ट ही क्या करेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसका फैमिली मेंबर्स का पूरा डाटा एंड इमीडिएट रिलेशंस का जो फुल पर्टिकुलर्स वो डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट को दे देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कैजुअल विजिटर्स लाइकली टू स्टे फॉर मोर देन, आपका कोई कैजुअल विजिटर्स है, यदि वो 15 दिन से ज़्यादा रहता है तो आप किसको इंटीमेट करना है, डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपका कोई एनी कैजुअल विजिटर है जो आपका क्वार्टर को विजिट किया है, तो वो 15 दिन तक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब ही और सी सपोज स्टे फॉर मोर देन 15 days, देन इमीडिएटली यू मस्ट इंटीमेट टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ एन अलर्टी प्रोसीडिंग ऑन लीव, यदि आप लीव में चले गए तो ही में अकोमोडेट इन द रेसिडेंट्स एंड फैमिली मेंबर एंड इमीडिएट। तो आप जब लीव में चले गए तो उस लीव टाइम में आपका जो रेसिडेंस है, जो अकोमोडेशन है, वो उसमें फैमिली मेंबर की इमीडिएट रिलेशन रह सकते हैं, ठीक है। आज ए केयर टेकर, सपोज केयर टेकर भी रह सकता है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। सपोज आप लीव में चले गए, ओके, आपका गवर्नमेंट अकोमोडेशन को आपको कोई केयर टेकर को दे दिया, तो वो केयर टेकर उसमें 6 months तक रह सकता है फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months बाय फर्निशिंग पर्टिकुलर्स ऑफ सच पर्सन अलॉन्ग विथ हिज लीव एप्लीकेशन टू हिज ऑफिस और कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को और एक बार बता देता हूँ, ये देख लीजिए। इन केस ऑफ एन अलर्टी प्रोसीडिंग ऑन लीव ही मे अकोमोडेट इन द रेसिडेंस एंड फैमिली मेंबर अंडर इमीडिएट रिलेशंस एज ए केयर टेकर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। तो आप लीव में चले गए तो आपका फैमिली मेंबर और इमीडिएट रिलेशंस आज ए केयर टेकर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months वो रहेंगे, ओके। बाय फर्निचर आप डिटेल्स दे देना है, आपका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनको आप डिटेल्स, आपका लीव एप्लीकेशन और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देना है आपका ऑफिस को और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, ठीक है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अलॉटमेंट में बी कैंसल्ड एंड डिसिप्लिनरी एक्शन में बी टेकन इफ ये दे दिया, देखिए, अलॉटमेंट में बी कैंसल्ड एंड डिसिप्लिनरी एक्शन में बी टेकन। कब आपका अलॉटमेंट कैंसिल होगा और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, आप अनऑथराइज सबलेट्स द क्वार्टर, आप किसको, आपका क्वार्टर को आप किसको रेंट के आकार में दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, आपका अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जो सीसीए रूल्स है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स है 1965, उसका जो रूल 14 है, जो रूल 14 मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होता है, ओके, वो आपके ऊपर वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा यदि आप किसको सबलेट के आकार में दे दिया। ये इसमें देख लीजिए, पूरा क्लियरली दिया है, अनऑथराइज सबलेट्स द क्वार्टर, आप कोई अनऑथराइज स्ट्रक्चर इसमें बना दिया, इरेक्ट्स एनी अनऑथराइज स्ट्रक्चर इन एनी पार्ट ऑफ द रेसिडेंस, कि आपका इलेक्ट्रिक और वाटर कनेक्शंस को आप टैम्पर किया, समझ रहे हो, कि पुट्स द रेसिडेंस इनटू इम्प्रॉपर यूज, conducts himself in a manner prejudicial to maintenance of harmonious relations with neighbors, right, or has knowingly suppose furnished incorrect information for securing allotment, ये सब केस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ देखिए, अब टिक लगा रहा हूँ, आप अनऑथराइजली किसको रेंट क्या कर में दे दिया आपका क्वार्टर को, उसमें अनऑथराइज्ड कोई स्ट्रक्चर डेवलप किया, इलेक्ट्रिसिटी को और वाटर कनेक्शन को टैम्पर किया, उसको इम्प्रॉपर यूज़ किया, आपका नेबर के साथ सपोज कुछ प्रेजुडिशियल रिलेशन रहा, जो आपका नेबर से एम्प्लॉई है और कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, इस केस में आपका जो अलॉटमेंट रिलेटेड कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपका जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा रूल 14 के तहत, जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील में है, राइट। Then after the allotment is cancelled, the employee shall vacate the accommodation within the specified time limit. In case the allotment is cancelled on ground of subletting, ये दिया है, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In case the allotment is cancelled on ground of subletting, the disciplinary authority concerned shall initiate disciplinary proceedings against the employee. Rule 14 of CCA rules 1965. तो यदि आप ये सब वायोलेट कर रहे हो, किसको सपोज आप रेंट क्या कर में दे दिया, किसको लीज में दे दिया, और आप कोई अनऑथराइज स्ट्रक्चर डेवलप किया,
कोई टैम्पर किया इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन को, कुछ आपका नेबर के साथ सभी समय क्या है हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, मगर जो प्रेजुडिशियल रिलेशन है नेबर के साथ कंटिन्यूसली, ये सब केस में क्या है आपका अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा, जो रूल 14 में है, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 के तहत। और जो फाइंडिंग्स है, द फाइंडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फाइंडिंग्स ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स रिगार्डिंग सबलेटिंग शैल बी बाइंडेड ऑन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जो फाइंडिंग्स एक्चुअली डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट सबलेटिंग के ऊपर जो भी उसको फाइंडिंग्स मिला वो एक्चुअली शैल बी बाइंडेड ऑन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट एक्चुअली वो चेक करेगा, यदि कुछ सबलेटिंग होता है तो उसको फाइंडिंग मिलता है तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा और उसके ऊपर इंक्वायरी चलेगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा, और कंसर्न एम्प्लॉई उसमें गिल्टी साबित होता है तो उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगेगा, राइट। फाइनल आउटकम ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन सच केसेस शुड बी कन्वेड टू द डायरेक्टर। जो भी अल्टीमेटली जो भी उसमें जो कॉन्सिक्वेंस आ गया अल्टीमेटली किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स। तो उसके ऊपर क्या इट मीन जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला उसका फाइंडिंग्स क्या रहा, अल्टीमेट जो कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा, तो उसको डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट को इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वन, वैकेशन नोटिसेस शैल बी इश्यूड टू द अलर्टीज और देयर फैमिलीज 15 days बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ परमिसिबल रिटेंशन पीरियड। तो आप जब नोटिस मिलेगा 15 दिन के अंदर उसको खाली करना है, कि आपका जो क्वार्टर है कि अकोमोडेशन है उसको खाली करना है, तो 15 days बिफोर आपको नोटिस मिलता है। तो जिस डेट में आपको नोटिस मिलेगा 15 days के अंदर आप क्वार्टर को वैकेट करना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलो, इफ नॉट वैकेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड द केस शैल बी रिफर्ड टू लिटिगेशन सेक्शन। यदि आप वैकेट नहीं कर रहे हो, सपोज आप जिस डेट में नोटिस मिला 15 दिन में आप वैकेट नहीं कर रहे हो, तो वो लिटिगेशन सेक्शन को जाएगा और आपको सो कज नोटिस नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनिकली जो नोटिस मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली ई आवास थ्रू में मिलेगा। ये भी थोड़ा लेटेस्ट है, ठीक है। तो आप जिस डेट में आपको नोटिस मिला 15 दिन के अंदर आपका क्वार्टर को वैकेट करना है, नहीं किया तो वो चला जाएगा लिटिगेशन सेक्शन को चला जाएगा और आपको नेक्स्ट डे सो कज नोटिस मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस जो जनरेट होगा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ई आवास, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मैं बोला था 17 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। चलो देखते हैं। ये तो रूल 15 एंड 15A को मैं क्लियरली डिस्कस किया, तो उसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कवर में किया। अभी चलो क्वेश्चन को चलते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज अलॉटेड गवर्नमेंट रेसिडेंशियल अकोमोडेशन who subletted it to another government servant on the plea of the shortage of government accommodation whether। तो इस केस में क्या है, सपोज आप ये बोल दिया कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन शॉर्टेज है, इसलिए मैं मेरा रेसिडेंशियल अकोमोडेशन को अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दिया, सबलेट कर दिया। तो इस केस में क्या है, आप इस केस में आपका अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। मैं बताया था जो CCA रूल्स जो है 1965, उसका जो रूल 14 जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होता है उसके हिसाब से आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा और आपका अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा यदि आप आपका अकोमोडेशन को आप सबलेट कर देते हो, तो उस केस में। तो अभी आपको आंसर मिल गया, आप आंसर देख लीजिए, क्या आंसर होगा आप देख लीजिए। तो आंसर ओके, तो आंसर सी है, बिट सी है। तो आप आपका क्वार्टर को आप लीज के आकार में और किसको नहीं दे सकते। आप ये बहानाबाजी कर रहे हो कि नहीं वो जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन शॉर्टेज रहा और मैं अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को लीज के आकार में दे दिया, ये नहीं है। और उसको डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट सपोज उसको वो डिटेक्ट किया कि आप इसको सबलेट कर दिया और किसको लीज के आकार में दे दिया, तो आपका अलॉटमेंट को कैंसिल कर देगा और इमीडिएटली जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कर देगा। और जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 पे उसके तहत रूल 14 जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होता है आपके ऊपर इनिशिएट होगा। तो आंसर सी होगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्रोच्ड थ्रू लोकल MP फॉर आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वेदर। तो आप कोई लोकल जो आपका ऑनरेबल MP है उनको आप अप्रोच कर रहे हो कि गवर्नमेंट रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए
आपको अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट में, आपको अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, तो आप क्या किया, आपका लोकल ऑनरेबल एमपी को अप्रोच किया इसके लिए। तो आप इस केस में अप्रोच नहीं कर सकते। जब आपका अकोमोडेशन वैकेंट होगा आपका डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, मगर आप जाकर क्या है ऑनरेबल एमपी को अप्रोच कर रहे हो कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला और आप थोड़ा प्रेशर डालो, ये नहीं हो सकता। ये कर रहे हो तो वायोलेटिव वो होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इट इज वायोलेटिव ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 3, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट may give evidence in any judicial inquiry as per which rule of CCS conduct rule। सो इंक्वायरी के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इंक्वायरी के ऊपर आप देखिए रूल 10 देखिए, तो रूल 10 में देखिए, रूल 10 3 में सबसेक्शन 3 में है। सबसेक्शन 1 में आप ऐसा कोई भी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप विटनेस के आकार में वहां पर आप कोई इंक्वायरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये है। और सेकंड केस में आप कोई आज विटनेस, आप कोई सपोज इंक्वायरी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो तीनों सेक्शन के मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। जो सबसेक्शन आप देख लीजिए रूल 10, वो बेसिकली इंक्वायरी के ऊपर है। रूल 10 सबसेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है, आप कोई विटनेस विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट एज विटनेस and involve in any inquiry here for any association or organization, आप नहीं हो सकते विदाउट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है। ओके, गवर्नमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप जाकर कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन में विटनेस के आकार में आप इंक्वायरी में इन्वॉल्व हो, ये नहीं हो सकता। तो 10(2) में क्या है, आप कोई इंक्वायरी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में आप कोई व्यू नहीं दे सकते, ये था। और 10(3) में आप ऐसा 3 इंक्वायरी है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो क्लियरली दिया है। 10(3) ए में क्या है, ए में कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, कोई इंक्वायरी कंडक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप उस इंक्वायरी में विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप इंक्वायरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपका व्यू दे सकते हो आज विटनेस, तो ये ए है। 10(3) क्या है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी है, आप वहां पर कोई गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है, वहां पर आप जाकर जैसे पार्टिसिपेट करके आप विटनेस के आकार में आप व्यू दे सकते हो, जुडिशियल इंक्वायरी। जो 10(3) है, ये कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ओके, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तीनों को याद रखना है। ये जो है बेसिकली कोई गवर्नमेंट सपोज इंक्वायरी है, पार्लियामेंट का इंक्वायरी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इंक्वायरी है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट विटनेस के आकार में। सिमिलरली सेकेंड जो है जुडिशियल इंक्वायरी, यहाँ पर वही पूछा है, तो ये आंसर तो सी हो गया। जुडिशियल इंक्वायरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, और आप विटनेस के आकार में आप व्यू दे सकते हो। और जो सी था 10(3) सबसेक्शन सी में आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आप पार्टिसिपेट करके विटनेस के आकार में व्यू दे सकते हो। तो ये जो आंसर होगा जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर रूल 10(3)(b), राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच रूल अंडर CCS conduct rules 1964 provides that previous sanction is necessary to contest in elections to sports bodies, इलेक्शन टू स्पोर्ट्स बॉडीज। तो आप देख लीजिए रूल 15 में, अभी में हम डिस्कस किया, आप स्पोर्ट्स बॉडीज में अमेचर के आकार में इन्वॉल्व हो सकते हो। आप अमेचर के आकार में, आप एक स्पोर्ट्स लवर हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोफेशनल के आकार में पार्टिसिपेट करोगे तो परमिशन चाहिए, और कोई स्पोर्ट्स बॉडीज में आप कोई इलेक्टेड पोस्ट होल्ड करना चाहते हो तो वहां पर परमिशन चाहिए। विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्टिव इन एनी इलेक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स बॉडीज। तो ये रूल 15 है, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं इसको डिस्कस किया, अब देख लीजिए। चलो रूल 5, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज एक्सपेक्टेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर दिस CCS कंडक्ट रूल्स 1964। आप रूल 5 देख लीजिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो आप ऑफिशियल ड्यूटी के आकार में आप अरेंज कर सकते हो। सपोज ऑनरेबल MP के ऑनरेबल MLA वो आ रहे हैं इलेक्शन रैली में,
और आज ऑफिशियल ड्यूटी आप को अरेंजमेंट करने के लिए दिया है, आप वहाँ पर कर सकते हो। आप आज यूजर वोट दे सकते हो मगर किसको इंडिकेट नहीं कर सकते। आप किसको इंडिकेट नहीं कर सकते कि पार्टी को वोट दो, कि यही कैंडिडेट को वोट दो, ये नहीं कर सकते। कि आपका व्हीकल्स में, आपका हाउस में आप कोई पॉलिटिकल सिंबल आप नहीं लगा सकते, तो ये सब वायलेटिव है। तो आपको न्यूट्रल रहना है, कोई पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, रैली में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये रूल 5 है, आप देख लीजिए, ये मेरा प्रीवियस वीडियो में है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट इज द रूल अंडर CCS कंडक्ट रूल्स 1964 दैट स्पीक्स अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अभी मैं बताया रूल 15A, आप देख लीजिए, वैकेट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन अभी मैं डिस्कस किया, रूल 15A, ओके। सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन एंड वैकेटिंग ऑफ अकोमोडेशन, रूल 15A। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अंडरटेक द फॉलोइंग एक्ट विदाउट प्रीवियस सैंक्शन। विदाउट, आपको कोई गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं चाहिए, आप वो एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखेंगे अभी पार्टिसिपेट सोर्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रोफेशनल, ये नहीं है, इसके लिए सैंक्शन चाहिए। अमेचर के आकार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रोफेशनल के आकार में आप पार्टिसिपेट करोगे तो गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए, ठीक है। वो बोला विदाउट प्रीवियस सैंक्शन, ये नहीं है, इसमें सैंक्शन चाहिए। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बाय होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस। नो इलेक्टिव ऑफिस, आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्टिव ऑफिस होल्ड कर रहे हो नहीं कि, तो इसमें आपको परमिशन चाहिए, प्रायर सैंक्शन चाहिए, ओके। विदाउट प्रायर सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप कोई इलेक्टिव ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ क्लब रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी दे दिया ना, आप क्लब रिलेटेड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लिटरेरी, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे कल्चरल, चाहे साइंटिफिक में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और कॉमर्शियल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए नो, ये नहीं हो सकता। तो इसमें सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का। अंडरटेक ऑकेजनल लिटरेरी वर्क, हाँ, इसके लिए सैंक्शन, ये आंसर होगा, इसके लिए कोई प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए कोई प्रायर सैंक्शन, गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं चाहिए। अदर जो फर्स्ट 3 है, ABC जो है एक्टिविटीज, उसमें गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू A, B and C ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, on the finding of subletting of a government accommodation to any unauthorized person the following action, मैं बताया आप किसको लीज के, आपका गवर्नमेंट अकोमोडेशन को आप और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को लीज के आकर में, अनऑथराइज पर्सन को आप दे दिया लीज के आकर में, हाँ, आपका फैमिली मेंबर्स, आपका जो क्लोज रिलेशन से आप दे सकते हो, आपका फैमिली मेंबर क्लोज रिलेशन वो रह सकते हैं, मगर कोई अनऑथराइज पर्सन को आप लीज के आकर में दे दिया, तो इसमें तो आपका क्या होगा ना, आपका अकोमोडेशन, गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो है अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा रूल 14 के तहत, ओके। क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील जो है, रूल क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील 1965, रूल 14 जो है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलेगा। तो आप देख लीजिए भाई, आंसर बीट बी होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर रूल 14 में भी इनिशिएटेड। क्वेश्चन नंबर 9, which rule of CCS conduct rules 1964 says that every government servant shall report to the government if any member of his family is engaged in trade or business। तो आपका कोई फैमिली मेंबर कोई ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व है, कि कोई ट्रेड बिजनेस का ओनर है, तो आप इमीडिएटली आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। आप देख लीजिए रूल सबसेक्शन 3, आप देख लीजिए रूल 15 तो प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका सबसेक्शन 3 देखिए, कोई भी फैमिली मेंबर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर जब एंगेज होता है कोई ट्रेड और बिजनेस में, कि कोई ट्रेड और बिजनेस को ओन करता है, तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो ये सबसेक्शन 3 है, तो अभी आंसर मिल गया, रूल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट अट्रैक्ट, ये दिया है, देखिए ये सबको अच्छे से देखना है, डज नॉट अट्रैक्ट वायोलेशन ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964। यहाँ पर CCS कंडक्ट रूल्स को वायोलेट नहीं किया, आपको देखना है। कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी रिलीजियस एक्टिविटी, ये वायोलेट होगा, ये वायोलेट करता है, ये नहीं होगा। फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी आप कोई चांदा कलेक्ट कर रहे हो, ये वायोलेट होगा। कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर सर्विस यूनियन, नहीं, ये वायोलेट नहीं होगा। आप सर्विस यूनियन के लिए फंड रेज कर रहे हो, ओके, कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर सर्विस यूनियन ये नहीं है। जो मेंबर्स है सर्विस यूनियन का, जो एम्प्लॉयज़ है वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर सी होगा। तो ऑप्शन सी के लिए, जब सर्विस यूनियन के लिए आप फंड कलेक्ट कर रहे हो
वो एक्चुअली कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं करेगा। मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप चांदा अदा कर रहे हो, कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए आप कलेक्शन कर रहे हो सब्सक्रिप्शन, तो ये नहीं है, ये वायोलेट करेगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, इसमें वायोलेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आज पर CCS कंडक्ट रूल्स 1964 परमिशन in connection with press or radio activities may be assumed to have been granted if no communication is received। आप जानते हो कोई ऑफिशियल ड्यूटी के आकर में आप कोई मीडिया प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, मगर आप इंडिविजुअली आप को परमिशन चाहिए कोई प्रेस और रेडियो एक्टिविटीज़ में, तो आपको इन्वॉल्व होने के लिए आप गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। ओके, without permission of the government you cannot participate in any media program, media activities privately। तो ऑफिशियल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट को परमिशन मांगना है। यदि 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट परमिशन दे देता है तो ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा, येस और नो। यदि 30 डेज के अंदर आप परमिशन मांगा है, जिस डेट में परमिशन मांगा कि मैं रेडियो प्रोग्राम में एनी मीडिया प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और प्राइवेटली कोई ऐसा ऑफिशियल एक्टिविटी नहीं है, तो जिस डेट में आप परमिशन मांगोगे 30 डेज के अंदर आपको गवर्नमेंट को परमिशन देना है, येस और नो। यदि गवर्नमेंट नहीं दे रहा है तो आप ये मान लोगे कि 30 डेज के बाद गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको गवर्नमेंट विद इन 30 डेज के अंदर नहीं दे रहा है तो आप ये हम मान लेंगे कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। अकॉर्डिंग टू CCS कंडक्ट रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन और सैंक्शन, ये जो दिया है 4 ऑप्शंस, आप इसमें देख लीजिए किस केस में प्रायर परमिशन और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। एक्सेप्ट इंटरनेशनल अवार्ड्स, इसमें तो परमिशन चाहिए ही चाहिए, बिना परमिशन से आप इंटरनेशनल अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टू पब्लिश ए बुक हिमसेल्फ और थ्रू ए पब्लिशर इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, आपका ड्यूटी है, ये तो बढ़िया दे दिया, आपका ड्यूटीज है, आप बुक पब्लिश कर रहे होते। आप रूल 8 देखिए, रूल 8 में क्लियरली मेंशन है, ये रूल 8 रिलेटेड है CCS कंडक्ट रूल का। रूल 8 में क्या है, आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, आज ऑफिशियल ड्यूटी कर सकते हो, ये तो वायोलेशन नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें कोई परमिशन वो पूछा है किस केस में प्रायर परमिशन, किस केस में प्रायर सैंक्शन चाहिए, इस केस में नहीं चाहिए। फ्लैग डे कलेक्शन, दोस्त आप रूल 12 देखिए, ये रूल 12 है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड में आप फ्लैग डे कलेक्शन कर सकते हो, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। फ्लैग डे कलेक्शन इन नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, आप फंड रेज कर रहे हो, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। तो ओनली आपको प्रायर परमिशन इंटरनेशनल अवार्ड, इस केस में जो है इंटरनेशनल अवार्ड के लिए आपको परमिशन चाहिए, तो ओनली आंसर बी होगा, इस केस में परमिशन चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली इस केस में इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए परमिशन चाहिए, अदर केस में परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिंजमेंट ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स। इट मीन CCS कंडक्ट, किस केस में CCS कंडक्ट रूल्स 1964 वायोलेट नहीं होगा, डू नॉट दिया है, डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिंजमेंट ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964। कलेक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ये वायोलेट होगा, वो बजाय डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिंजमेंट, इसमें वायोलेट होगा, ये वायोलेट करेगा, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इंडिविजुअली, मगर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए आप फंड रेज नहीं कर सकते, कलेक्शन नहीं कर सकते। फंड रेजिंग एफर्ट्स टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये टिक होगा, क्योंकि इसके लिए आप फंड रेज कर सकते हो, नेशनल डिफेंस फंड के लिए फंड रेज कर सकते हो, फ्लैग डे कलेक्शन के लिए फंड रेज कर सकते हो, स्पॉन्सरिंग ऑफ फंड्स बाय विद इन द मेंबर सर्विस एसोसिएशन के लिए फंड रेज कर सकते हो, इसमें कोई वायोलेट नहीं करेगा कंडक्ट रूल्स, इसमें फंड रेज कर सकते हो। अप्रोचिंग पब्लिक फॉर फंड रेजिंग फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ यूनियन विदाउट प्रायर परमिशन, ये नहीं है, ये वायोलेट करेगा। आप पब्लिक से आप ले रहे हो, नहीं, आपका जो सर्विस एसोसिएशन के लिए फंड रेज कर सकते हो, मगर ओनली फ्रॉम एम्प्लॉइज, आप पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकते कि हमारा सर्विस यूनियन के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करो विदाउट परमिशन। तो ये जो चारों केस में टिक लगाया वो वायोलेट नहीं कर रहा है, चाहे आप कम्युनल हार्मोनी के लिए फंड रेज कर रहे हो, नेशनल डिफेंस फंड, फ्लैग डे, कि आपका खुद का सर्विस एसोसिएशन के लिए आप फंड रेज कर रहे हो फ्रॉम द मेंबर्स, फ्रॉम द एम्प्लॉइज, तो
इसमें वायोलेट नहीं होगा। तो वही दिया डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिजमेंट, तो आपको आंसर मिल गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी एंड वी, ओके, ये आ जाता है, मैं टिक लगा दिया उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अगेन डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिजमेंट्स अंडर रूल 10 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स। रूल 10 इंक्वायरी के ऊपर है, तो डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिजमेंट, इसमें कोई सीसीएस कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं करेगा। इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट सबमिटिंग मेमोरेंडा टू द पे कमीशन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी अदर देन इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस, ये करेक्ट है। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप मेमोरेंडम दे सकते हो पे कमीशन को, मगर ग्रीवेंस नहीं। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में पे कमीशन को मेमोरेंडम दे सकते हो, मगर इंडिविजुअल ग्रीवेंस नहीं दोगे, वही दिया है, तो ये वायोलेट नहीं कर रहा है कंडक्ट रूल को। टेंडरिंग एविडेंस बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, आप एविडेंस दे सकते हो, ये वायोलेट नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में आप एविडेंस दे सकते हो। गिविंग एविडेंस इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए आप देख लीजिए 10(3)(c), ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए है, अभी मैं बताया था। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और विटनेस के आकार में आप व्यू दे सकते हो, ये वायोलेट नहीं होगा। गिविंग एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, ये भी जुडिशियल इंक्वायरी में बताया था 10(3)(b), जो जुडिशियल इंक्वायरी है, समझ में आ रहा है। तो इसमें भी ये भी वायोलेट नहीं होगा, कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दिया है डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिजमेंट, जो इट मीन सभी केस में, सभी तो ये सभी जो 4 ऑप्शंस दे दिया ये वायोलेट नहीं कर रहा है, चारों ऑप्शंस वायोलेट नहीं कर रहा है, मैं टिक लगा दिया ना, चारों ऑप्शंस वायोलेट नहीं कर रहा है, तो नॉन ऑफ दीज आंसर होगा। ओके, नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, बीट सी आंसर होगा, क्योंकि वो दिया है कि डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिजमेंट्स अंडर रूल 10। ओके, ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन ए चारों करेक्ट है, तो वो नहीं दिया है तो ऑप्शन सी होगा, ये चारों करेक्ट है, चारों केस में वायोलेट नहीं कर रहा है, चारों केस में वायोलेट नहीं कर रहा है, सीसीएस कंडक्ट रूल वायोलेट नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द डिटेल्स ऑफ सच एम्प्लॉइज who participated in any form of strike or mass casual leave or boycott of work by government servant as per GID 5 under Rule 7 of CCS Conduct Rules 1964 have to be intimated by the concerned offices where such an event took place to the administrative ministry or department concerned for a decision on how to treat the unauthorized absence occasioned by such an action by the employees within। सपोज जब एम्प्लॉइज कोई स्ट्राइक में और वर्क बॉयकॉट करते हैं और मास कैजुअल लीव में चले जाते हैं, जो रूल 7 में है बेसिकली, इस केस में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इस तरीके का इवेंट होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न फॉर ए डिसीजन लेना है कि ये जो अनऑथराइज एब्सेंस है इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। ओके, आप इंटीमेट करोगे, ओके, आपका डिपार्टमेंट हेड को आप इंटीमेट करोगे और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को इंटीमेट करोगे, तो ये एम्प्लॉइज मास कैजुअल लीव में चले गए, स्ट्राइक में चले गए, कि वर्क को बॉयकॉट किया, तो आप इंटीमेट करोगे, तो वो कैसे उसको ट्रीट करेंगे वही दिया है। तो हैव टू बी इंटीमेटेड बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर्स वेयर सच एन इवेंट टुक प्लेस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न फॉर ए डिसीजन हाउ टू ट्रीट द अनऑथराइज्ड एब्सेंस ऑकेजन्ड बाय सच एन एक्शन बाय द एम्प्लॉइज विदिन कितना दिन के अंदर, 15 डेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विदिन 15 डेज ऑफ सच इंसिडेंट। तो आपको क्या करना है, जब सपोज आज अथॉरिटी आप देखा कि कुछ एम्प्लॉइज वर्क को बॉयकॉट कर दिए, स्ट्राइक में चले गए, मास कैजुअल लीव में चले गए अनऑथराइजली, तो आप आपका डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, और वो मैटर भी मिनिस्ट्री को भी जाएगा। तो जब ये इंसिडेंट होगा 15 दिन के अंदर वो जो अनऑथराइज एब्सेंस को कैसे ट्रीट किया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ रूल 6 इज। तो रूल 6 बेसिकली एसोसिएशन रिलेटेड है, तो आपका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ रूल 6 इज। तो ऐसा कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो बेसिकली एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज रिलेटेड को डिसाइड करेगा, एसोसिएशंस का जो ऑब्जेक्टिव्स है एक्टिविटीज को डिसाइड करेगा, वो कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है।
वो बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, नॉट बिलो द लेवल ऑफ ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव है, एक्टिविटीज है, उसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो कौन डिसीजन लेंगे ना, नॉट बिलो द लेवल ऑफ ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कोई भी बिलो ऑफिसर नहीं ले सकता उसके ऊपर डिसीजन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रूल 6 एसोसिएशन के ऊपर है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज साइटेड इन द GIDs अंडर CCS कंडक्ट रूल्स 1964 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। इसको भी याद रखिए। द पेनल्टी फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एक्टिंग एज एन इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट ऑफ ए कैंडिडेट एट एन इलेक्शन। आप कहाँ पर इलेक्शन एजेंट हो गए, पोलिंग एजेंट हो गए, काउंटिंग एजेंट हो गए, तो आप वायोलेट किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को, तो वहाँ पर आपके ऊपर क्या पनिशमेंट होगा? तो जो पनिशमेंट होगा बेसिकली 3 months इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विथ फाइन और विथ बोथ। तो आपको 3 months तक इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और विथ फाइन और बोथ दोनों मिल सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज ये 17 MCQs और रूल 15 एंड रूल 15A को मैं अच्छे से डिस्कस किया। तो आगे मैं और देखिए पूरा कंडक्ट रूल्स का रूल्स को मैं कवर कर रहा हूँ, अच्छे से कवर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share my channel and like my channel. Thank you. Namaskar to all of you.